हे भगवान, इतना दुख देना था तो पहले ही उठा लेता। सुनिए जी, तुम कोई इंतजाम करो ना, इस तरह तो ठंड में हम मर जाएंगे। बाहर इतनी बारिश है और इस टूटी झोपड़ी में से भी हवा पानी अंदर आ रहा है। रमेश कांपते हुए इधर से उधर घूमता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर अगली सुबह, रमेश बेटा, हमारी रात जैसे तैसे कट गई, लेकिन बिना कंबल के अब और नहीं जी पाएंगे। माँ, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं कंबल कैसे लाऊं? तू सेठ जी से कुछ रुपए उधार ले ले। ठीक है माँ, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, शायद कुछ मदद कर दे। हाँ बेटा, जल्दी जा। रमेश अपनी माँ की बात मानकर सेठ जी के पास चला गया। राम राम सेठ जी। हाँ राम राम, बताओ यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मैं कुछ उधार लेने आया हूँ। यहाँ कुछ उधार नहीं मिलेगा। सेठ जी, मेरा पूरा परिवार ठंड से जूझ रहा है, मुझे कंबल लाने के लिए उधार पैसे दे दीजिए। कितने रुपए चाहिए? जी, 200 रुपए दे दीजिए बस। अच्छा, इसके लिए तुझे 1 महीना मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। सेठ जी, मैं अभी भी आपके खेतों में ही काम करता हूँ, लेकिन 200 रुपए में पूरे महीने रात दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, जाओ काम पर लग जाओ। सेठ जी, पैसे दे दीजिए, मैं कंबल खरीदने के बाद खेत पर चला जाऊंगा। पैसे 1 महीने बाद मिलेंगे। सेठ जी, मेरा परिवार ठंड से कांप रहा है। हाँ, मरने दो, मेरी वजह से नहीं मर रहा। बेचारा रमेश मुंह लटकाए वहां से वापस घर आ गया। क्या हुआ जी, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए? हाँ, उन्होंने शर्त ही ऐसी रख दी कि अगर पैसे मिल भी गए तब भी हमारी किसी काम के नहीं है, क्योंकि तब तक ठंड हमें जान से मार देगी। हाँ, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब सिर्फ भगवान पर भरोसा करना चाहिए। तभी वहां पर दादी भी आ गई। हाँ बेटा, शीला सही कह रही है, भगवान पर विश्वास रखो। पूरा परिवार परेशान बैठा था, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तुमने आज खाना नहीं बनाया क्या? नहीं जी, घर में राशन ही नहीं है। ओह, इस सर्दी में कोई काम भी नहीं मिलेगा। हाँ, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब सिर्फ भगवान पर भरोसा करना चाहिए। तभी वहां पर दादी भी आ गई। हाँ बेटा, शीला सही कह रही है, भगवान पर विश्वास रखो। पूरा परिवार परेशान बैठा था, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। नहीं जी, घर में राशन ही नहीं है। हाँ जी, ठंड के साथ साथ भूख से भी हमें लड़ना है। मेरे पास एक चांदी की चूड़ी है, तू उसे बाजार में बेच कर आ बेटा। पैसे से हम चाय की दुकान खोल लेंगे और शायद उससे सब ठीक हो जाए। हाँ माँ, और ठंड में चाय की दुकान भी खूब चलेगी। ये काम तुम आज ही करो, और जो पैसे बच जाएं उससे कंबल ले आओ। रमेश की थोड़ी परेशानी दूर हुई, उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आई। वो बाजार चला गया, उसने दुकान पर जाकर चांदी की चूड़ी बेच दी और उससे जो भी पैसे मिले चाय की टपरी लगाने का सामान खरीद लिया और कंबल भी खरीद कर घर ले आया। तुम आज से ही दुकान चालू कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, सही कह रही हो। रमेश ने चौक पर जाकर अपना चाय का काम जमा लिया। अभी भी ठंड बहुत ज्यादा थी, तो चाय देखकर ठंड से कांपते हुए कुछ लोग उसके पास आए। अरे भैया, चाय मिलेगी? हाँ जी, अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाय। हाँ, ठंड ही इतनी है, अब ये चाय थोड़ा सहारा देगी। ग्राहकों ने चाय पी और खूब तारीफ करके वहां से चले गए। इसलिए रमेश ने अपनी पत्नी शीला से कहा, देखो, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, इन लोगों को चाय भी बहुत पसंद आई है। हाँ जी, और मैं ये चाय दादी के नुस्खे से बना रही हूँ, इसीलिए ये सबको पसंद आएगी। जी। तब तक दूसरा ग्राहक भी आ गया। रमेश ने उसको भी चाय दी। वो भी चाय की चुस्कियों के साथ खूब तारीफ कर रहा था। ये देखकर रमेश और शीला बहुत खुश थे कि जैसे वो अपना दुख भूल ही गए हों। आज थोड़ी अच्छी कमाई हुई है, तुम ऐसा करो, बाजार जाकर राशन ले आओ और खाना बना लो, आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे। शीला वहां से चली गई। रमेश काम पर लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ सेठ बहुत परेशान था। रात को सेठ के घर पर, रमेश खेत पर चला गया ना?
जी नहीं सेठ जी, वो सुबह से ही नहीं आया। लगता है ठंड में खुद भी मरेगा और परिवार को भी मारेगा, तभी काम करने से जी चुरा रहा है। नहीं सेठ जी, उसने आज चाय की दुकान खोल ली है। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं सच कह रहा हूं सेठ जी। अच्छा, इस रमेशवा ने मेरी इज्जत पर चोट मारी है। नहीं सेठ जी, उसने तो कुछ नहीं किया, और आपकी इज्जत है कहां जिस पर चोट लगी? हे भगवान, सारे मूर्ख मेरे नसीब में ही लिखे थे क्या? ठीक है सेठ जी, अब लिख ही गए हैं तो क्या कर सकते हैं। मुझे रमेश की दुकान बंद करवानी है, क्योंकि वो मेरे खेतों में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। ठीक है, प्लान क्या है? सोचने दो, सुबह बताऊंगा कि उसे कैसे सबक सिखाना है। सेठ और हरिया रमेश का काम बंद करवाने की योजना बनाने लग गए, और बेचारा रमेश जीवन में आज पहली बार चैन से सो रहा था। अगली सुबह सेठ जी हरिया को लेकर गए और रमेश की दुकान के सामने एक बड़ा सा कैफे बनवाना शुरू कर दिया। हरिया, इस काम को जल्दी जल्दी पूरा करवा देना, रुकना नहीं चाहिए। हाँ मालिक, जल्दी करवा दूंगा। तू काम करवा, मैं रमेश से बात करके आता हूँ। सेठ रमेश की टपरी पर गया। और भाई रमेश, आइए सेठ जी, तुम ये बताओ, कल तक 200 रुपए मांग रहे थे, आज ये सब कहां से मिल गया इतना माल? कुछ नहीं सेठ जी, भगवान की कृपा है। मेरे खेत में आना शुरू कर दे, क्योंकि ये कृपा ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। मालिक, अब नहीं आ सकता, मेरा इसी टपरी से गुजारा हो जाएगा। मैं तेरी ये टपरी बंद करवा कर रहूंगा। मालिक, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसा कर रहे हैं? तू खुद से बंद कर दे। सेठ रमेश को धमकी देकर वहां से चला गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो बेचारा दुखी मन से चाय बनाने लगा। कल वाले ग्राहक आज भी वापस आए। रमेश ने चाय बनाकर दी और उसके बाद और भी ग्राहक आ गए। दूसरे दिन ही रमेश के पास बहुत सारे ग्राहक आ चुके थे, जिससे एक ही दिन में उसकी कमाई काफी अच्छी हो गई और जल्दी से सारी चाय बेचकर वो अपने घर चला गया। जल्दी आ गए तुम, क्या हुआ? चाय नहीं बिकी क्या? नहीं, आज तो समय से पहले ही सारी खत्म हो गई। अरे वाह, फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ? कल से तो सब अच्छा हो रहा है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रमेश ने शीला और अपनी माँ को सेठ की सारी बातें बताई। तू चिंता मत कर बेटा, वो सेठ एक जगह से दुकान बंद करवा सकता है, लेकिन हमारे हाथों का जादू नहीं छीन सकता। तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। उस सेठ को आने दे, फिर खुद कमाल देखना। माँ की बात सुनकर रमेश ने चैन की सांस ली। फिर दुकान पर अगले दिन रमेश ने फिर से अपनी टपरी लगाई और चाय बेचने लगा। उसकी टपरी पर काफी भीड़ थी और रौनक भी। ये देखकर सेठ अंदर से बहुत दुखी था और उसे जलन हो रही थी। हरिया, मजदूर बढ़ा दो, रात को भी काम करवाओ, लेकिन मुझे कल दोपहर तक सारा काम चाहिए। हमारा चाय कैफे कल से ही शुरू होगा। जी ठीक है सेठ जी, मैं इसे करवाता हूँ। हरिया और सेठ काम पर लग गए और अगले दिन तक सारा काम खत्म करके उसने अपना कैफे भी खोल दिया। कैफे दिखने में काफी अच्छा था। हरिया, तू बाहर जाकर सबको अंदर बुला और बता कि आज पहले दिन हम फ्री में चाय पिला रहे हैं। लेकिन सेठ जी, ऐसे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे मूर्ख, इसे रणनीति कहते हैं। आज फ्री में पिएंगे, कल पैसे देकर पीने आएंगे। अच्छा सेठ जी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। हरिया बाहर जाकर आवाज लगाने लगा। आइए आइए, मुफ्त की चाय पीजिए, कोई पैसा नहीं देना है। अरे भैया रहने दो, आज तो उस बड़ी वाली दुकान में चाय पीऊंगा। टपरी पर बहुत पी ली, और वो भी फ्री में। चलो भाई, सब चलो। सभी लोग उठकर चले गए। बेचारा रमेश उदास होकर खड़ा हो गया। ये देखकर सेठ ने रमेश की तरफ देखा और उसे चिढ़ाया। रमेश चुपचाप घर चला गया। ग्राहक आए या ना आए, तुझे टपरी रोजाना लगानी है, क्योंकि ईमानदारी से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माँ की बात सुनकर रमेश अगले दिन भी टपरी लगाने गया। उसने देखा कि उसके पुराने ग्राहक वहीं पर खड़े हैं। आइए रमेश भाई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ वहां नहीं गए? अरे भैया क्या बताएं, उनकी चाय में कोई स्वाद ही नहीं है, और इतनी बड़ी दुकान की वजह से एक चाय का 50 रुपया मांग रहे हैं। हमें आपकी 5 रुपए वाली चाय ही पसंद है। मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर देता हूँ। रमेश ने सभी को चाय पिलाई
सेठ रोजाना नई नई तरकीब लगाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था। रमेश का काम बहुत अच्छा चल गया और ऊपर से ठंड का कहर भी खत्म हो गया। एक गांव में रेखा नाम की एक लड़की रहती थी। एक शाम वो नदी किनारे घूम रही होती है, तभी उसे एक कैमरा मिलता है। रेखा नीचे देखती है। रेखा इधर उधर देखती है, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ता। रेखा उसे उठा लेती है, लेकिन जैसे ही रेखा वो कैमरा उठाती है उसे कुछ अजीब सा लगता है। अरे ये एकदम से मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है, और उल्टी आने का भी मन हो रहा है। लेकिन रेखा लालचवश कैमरे को घर लेकर चली जाती है। अरे वाह, क्या कैमरा है! ये तो बहुत अच्छे फोटो और वीडियो बनाएगा। अब तो मेरे हर फोटो और वीडियो में खूब लाइक आएंगे। तभी रेखा की सहेली पूजा वहां आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही नया और नई टेक्नोलॉजी का कैमरा है। तुझे कहाँ से मिला? अरे मैं आज नदी के किनारे घूम रही थी तो वहीं पर मिला। अच्छा है ना? तेरा अच्छा है। कभी तुझे कुछ पड़ा मिल जाता है, कभी कुछ। देख लियो कभी कोई लड़का ना मिल जाए पड़ा हुआ। अच्छा चल, अभी कुछ सामान लेने चलना है। इसके बाद दोनों सहेलियां हंसते हुए पूजा की स्कूटी पर घूमने चली जाती हैं और कैमरे को एक टेबल पर रखकर कैमरे की लाइट बंद कर देती हैं। थोड़ी देर बाद उस कैमरे में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। बहुत दिनों बाद मुझे इंसानों का साथ मिला है, बहुत मजा आएगा। इसके बाद वो चुड़ैल वापस से उस कैमरे में समा जाती है। फिर रेखा वापस घर आ जाती है और उस कैमरे को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसे कैमरा नीचे पड़ा हुआ मिलता है। अरे ये कैमरा नीचे क्यों गिरा हुआ है? मैंने तो इसे टेबल पर रखा था। रेखा फिर से उस कैमरे को उठा लेती है और उसे देखने लगती है। तभी उसे घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये क्या हुआ? ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इतना? चलो कुत्तों की ही फोटो लेकर देखती हूँ पहले। रेखा अपनी खिड़की की तरफ बढ़ती है और कैमरे से कुत्ते की फोटो ले लेती है, लेकिन कुत्तों का भौंकना बंद नहीं होता। उधर जैसे ही रेखा फोटो लेकर घूमती है, उसके कैमरे में चारों तरफ कैमरे की फ्लैश लाइट जलने बुझने लगती है। जलती बुझती हुई लाइट में उसे वही चुड़ैल दिखाई देती है। वो डर के मारे बेहोश हो जाती है और रेखा को उसी चुड़ैल का धुंधला सा चेहरा दिखता है और रेखा बेहोश हो जाती है। अगले दिन पूजा रेखा के घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। रेखा उठती है और दरवाजा खोलती है। अरे रेखा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। अरे चुप कर, तुझे इन बातों के अलावा कोई बात नहीं समझ आती क्या? उसके बाद रेखा पूजा को रात वाली सारी बात बताती है। तू भी न रेखा, कुछ भी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तू थक गई होगी या नींद में कोई सपना देखा होगा। चल अभी बाहर चलते हैं, और हाँ, वो कैमरा भी रख ले, साथ में फोटो खींचेंगे। उसके बाद दोनों सहेलियां घर से बाहर निकलती हैं, तभी उनको कुत्ते की लाश दिखती है। उसके शरीर को बुरी तरह से नोचा गया होता है। अरे ये क्या हुआ? ये तो टॉमी है। रात में तो अच्छा भला था, मैंने इसकी फोटो भी खींची थी। इसे किसने मारा? एक काम कर, मैं जाती हूँ, तू सीबीआई को बुलाकर इसकी मौत की जांच करा ले। अरे छोड़ ना, कुत्ता है, कोई ट्रक चला गया होगा इसके ऊपर से। नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। चल चलते हैं। फिर दोनों नदी किनारे पहुंचती हैं और अपनी कई सारी फोटो खींचती हैं। तभी वहाँ उनका एक पुराना दोस्त लल्लू मिल जाता है। अरे लल्लू, अरे तुम आज यहाँ कहाँ से आ गए? कुछ नहीं पूजा, कुछ काम से मैं तुम्हारे गांव आया था, अब वापस अपने गांव जा रहा हूँ। अरे इतने दिनों बाद मिले हो, कम से कम एक फोटो तो खिंचवा लो हमारे साथ, ये एक याद रहेगी। अरे ये भी कोई कहने की बात है, एक क्या 10 फोटो खींचो। उसके बाद लल्लू, रेखा और पूजा कई सारी फोटो लेते हैं। उसके बाद रेखा और पूजा वापस घर की ओर चलते हैं। उधर लल्लू अपने घर की तरफ चल देता है। तभी लल्लू को कोई आवाज लगाता है। अरे ये कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है? ये दोनों लड़कियां भी ना वापस आ गई पंगे लेने को। लेकिन जैसे ही लल्लू पीछे घूमता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। लल्लू इधर आओ। लल्लू, मैं कई सालों से भूखी हूँ, आओ लल्लू।
अरे अरे मर गया। अरे लगता है ये चुड़ैल चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। अरे अरे भागो, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन चुड़ैल लल्लू को पकड़ लेती है और मार डालती है। अगली सुबह लोगों को लल्लू की लाश मिलती है। अरे बाप रे, कौन मारा है इसको इतना बुरी तरह से? इसका तो पूरा शरीर नोच डाला और देखो गर्दन भी काट डाली। लगता है कोई शैतान मार के गया है। तभी पूजा और रेखा वहां आती हैं। अरे ये तो लल्लू है, लेकिन इसे किसने मारा इतनी बुरी तरह से? किसी ने भी मारा हो, लेकिन ये किसी इंसान का काम तो नहीं है। कोई इसके घर वालों को बता दो ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। इसके बाद दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन इस बात से रेखा काफी डर जाती है। पूजा, एक काम कर बहन, आज रात तू मेरे घर ही रुक जा। आज मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मी पापा भी शहर गए हैं। अरे तू भी ना बहुत डरपोक है। कुछ नहीं, चल, वैसे तू कह रही है तो मैं रुक जाती हूँ। मैं रात में तेरे घर आ जाऊंगी। अच्छा, अभी वो कैमरा देगी क्या तू? मुझे कुछ काम है। अरे तू भी ना ले जा, अगर तुझे काम है तो। बस फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालनी होगी तुझे, और क्या। उसके बाद पूजा वो कैमरा लेती है और चली जाती है और जाकर अपने बॉयफ्रेंड सुकेश से मिलती है। पूजा, तुम बहुत इंतजार कराती हो। पता है मैं तुम्हारा कितनी देरी से इंतजार कर रहा था। अरे तुम भी न जानो, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके बाद पूजा उसे पूरी बात बताती है। तुम्हारा दोस्त भी ना बहुत डरपोक है। खैर छोड़ो, चले जाना रात में उसके पास। चलो वो कैमरा तो दिखाओ मुझे, जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। पूजा सुकेश को कैमरा दिखाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में बहुत अच्छा और महंगा कैमरा है। लेकिन सोचने की बात है, कोई इसे नदी के किनारे फेंक गया। अरे अब तुम भी ना ज्यादा सीआईडी मत बनो और इधर आओ, मेरे साथ एक फोटो खिंचवाओ। उसके बाद सुकेश और पूजा फोटो खींचते हैं और साथ में बैठ जाते हैं। तभी अरे आज तो बातों बातों में पता ही नहीं चला, इतनी देर हो गई। अच्छा सुकेश, मैं चलती हूँ। उसके बाद पूजा रेखा के घर चल पड़ती है। उधर सुकेश भी अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर आकर अपने कमरे में लेट जाता है। रात में उसके कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है। सुकेश एकदम से उठता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तभी धुएं के बीच में से चुड़ैल निकल कर आती है। कौन 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 हो तुम? कौन हो तुम? क्या हुआ राजा जी, डर गए क्या? मेरे ये मुंह देखकर? बस ये समझ, तेरी मौत हूँ मैं। तुझे आराम से सुलाने आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल सुकेश को मार डालती है। उधर रात में पूजा और रेखा बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे रेखा, हमने इस कैमरे से इतनी फोटो ली है, लेकिन आज तक एक भी नहीं देखी। देखो तो सही, एक भी फोटो आई भी है या सिर्फ हम लोग पोपट बन गए? रुक देखती हूँ। लेकिन जैसे ही रेखा कैमरे के अंदर की फोटो देखती जाती है, उसकी डर के मारे हालत खराब होती जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। अरे रेखा, तुम इतना डर क्यों रही हो? ऐसा क्या है इस कैमरे में? पूजा रेखा से कैमरा ले लेती है। वो देखती है कि उन्होंने जो भी फोटो खींची थी, हर फोटो के आगे कांटा लगा होता है और पीछे एक चुड़ैल खड़ी होती है। पूजा डर के मारे कैमरा फेंक देती है। तभी घर की लाइट चली जाती है और एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पूजा और रेखा वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चुड़ैल, अरे मर गई रे। तेरी नाच मिटे रेखा, ये चुड़ैल वाला कैमरा कहाँ से ले आई? अब मैं तुम्हें खाऊंगी, आजा आजा मेरे पास। ऐसा कहकर चुड़ैल पूजा को पकड़ लेती है। ये देखकर रेखा उस कैमरे को जोर से जमीन पर फेंकती है, लेकिन चुड़ैल की आंखों से रोशनी निकलती है और वो कैमरे को जमीन पर गिरने नहीं देती। तुम दोनों साथ में मरोगी लगता है। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। अगली सुबह गांव वालों को उनके घर पर दोनों की लाश मिलती है और वहीं पर वो भूतिया कैमरा भी पड़ा होता है और एक गांव वाला चुपके से वो कैमरा उठा लेता है
लगता है कौन उन दोनों लड़कियन को मार के चला गया। बेचारी। राम 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 राम।